द स्टडी ऑफ द लाइफ। ठीक है। मेन ब्रांचेज इसकी दो हैं, मुख्य शाखाएं इसकी दो ब्रांचेज हैं। वैसे कई ब्रांच हैं बायोलॉजी की, अब तो कई और बांट दिया। वैसे इम्पोर्टेंट जो है ना जूलॉजी एंड बोटैनी। अब तो जो है तमाम शाखाएं बांट दी हैं, जैसे कि इसी में बायोलॉजी में हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने लग गए हैं। ये चीज़ बायोकेमिस्ट्री, इसी बायोलॉजी की शाखा में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने लग गए हैं। तीसरी चीज़ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और चौथी चीज़ जो है वो जो जिसकी अब जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, माइक्रोब स्टडी, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी तो ज़्यादातर जो है छोटी क्लासेस के अंदर हम सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाते हैं। अब जूलॉजी बॉटनी हम कोई भी ले लें, जूलॉजी मीन्स एनिमल, स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड स्टडी ऑफ द प्लांट्स, दैट इज़ कॉल्ड बोटैनी। दो शाखा, या एनिमल की हो या प्लांट्स की हो, जब इसकी हम स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए हाउ मैनी ब्रांचेज इन द जूलॉजी एंड बॉटनी। स्टडी कराते हैं कैसे, शुरुआत कराए हैं स्टूडेंट्स को। हम शुरुआत करने के लिए सबसे पहले किसी भी एनिमल्स की या प्लांट्स की, किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स की सबसे पहले बाहरी संरचना पढ़ते हैं हम। बाहरी संरचना किसी भी प्लांट्स की जिसमें लाइफ है, मतलब चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है, उसकी जब स्टडी हम शुरू करेंगे सबसे पहले उसकी पढ़ेंगे बाहरी संरचना। मान लीजिए कि ह्यूमन की पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में हम कह देंगे कि साहब इसके जो है सिर, धड़ और जो है पैर होते हैं, हाथ होते हैं और पास के यही अंग होते हैं बाहर से जो दिखने वाले। इस शाखा को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। दूसरे जो है जब किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। आंतरिक संरचना के बारे में, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के बारे में आंतरिक संरचना क्या है कि साहब इसके अंदर अगर डिसेक्ट करके देखें तो उसके अंदर जो है हमको यही अंग दिखाई देते हैं। क्या है कि हार्ट है, लिवर है, लंग्स हैं, सब किडनी है, ऐसे ये इन सब की स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। थर्ड इम्पॉर्टेंट शाखा ये होती है कि जितने भी ये अंग हैं ये कार्य कैसे करते हैं, इनकी क्रियाविधि क्या है, इनकी मैकेनिज्म क्या है, इसको जो है कार्यकी कहते हैं, कार्यकी या फिजियोलॉजी। मुख्य चीज़ जो होती है ये फिजियोलॉजी होती है। तुमने कह दिया हम खाना जो भी खा रहे हैं पाचन होता है इसके अंदर। कैसे होता है भाई, किस किस चीज़ का पाचन होता है, किन किन साथ साथ जितने भी एंजाइम्स या केमिकल्स होते हैं किन की सहायता से क्या होता है, ये स्टडी अपन करते हैं फिजियोलॉजी। दैट इज़ मोस्ट ब्रांचेस फिजियोलॉजी। इसके अलावा जब किसी भी ऑर्गन की, अंग की ऊतक की संरचना पढ़ते हैं, ऊतक भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। कि अब आप कह दो, जैसे कि मैं कहूँ हृदय किन ऊतक का बना हुआ है ना, ये त्वचा हमारी कौन से ऊतक की बनी हुई है, इसको बोलते हैं। इस शाखा को जब स्टडी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसके बाद और जो शाखाएं हैं वो है जैसे भ्रूण का अध्ययन। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके अंदर भ्रूण होती है। तो क्या भ्रूण क्या चीज़ है साहब, किस स्टार्ट में जैसे शुरुआत में कैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे से भ्रूण बना, उससे कौन कौन सी स्टेज होती हैं। फॉर एग्जांपल मनुष्य के अंदर जो है लेडीज़ में 9 महीने के अंदर बच्चा पैदा होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेज होती है, उसकी स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तीसरी चीज़ एक जो है ना
नाम सुना होगा आप लोगों ने, डार्विन, लैमार्क वगैरह, इन्होंने ज़्यादातर किस बात पे, क्या इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो, क्या शुरू से जब से पृथ्वी बनी, क्या शुरू से वास्तव में ये एनिमल्स मौजूद थे? कोई पुराने वाले ये कहते हैं कि ऊपर वाली शक्ति ने उसको सारे एनिमल्स को पृथ्वी पर फेंक दिया। नो, उन्होंने कहा है कि एनिमल्स शुरुआत जो हुई है एक कोष की एनिमल से हुई है, इसके बाद उससे फिर विकसित होते चले गए, और विकसित होते होते विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विकास हुआ, है ना? ये जैव विकास कहलाता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं इसको। इसके अलावा और शाखाएं जो हैं, एक मोस्ट शाखा और है, लाखों तरह के जंतु हैं। अब हम ये कहें कि लाखों तरह के जंतुओं, हम इसे कैसे पहचाने कि ये कौन सा जंतु है, ये जंतु एक से हैं कि अलग अलग हैं, इनमें क्या भिन्नता है, इनके करेक्टर में, इनकी संरचना में, इनके कार्यों में क्या क्या भिन्नता है, तो ये अलग अलग क्लासीफाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइब्रेरी में जाते हो जिसमें 50,000 किताबें हैं, अब तुम उनको उसमें ढूंढो कि मुझे फलाने राइटर की ये किताब चाहिए, तो वो क्या है कि जो लाइब्रेरियन होगा वो क्या करेगा, एक अलमारी के अंदर जूलॉजी की भर देगा, एक में बॉटनी की, एक में केमिस्ट्री की, एक में फिजिक्स की, उसमें फिर वो कायदे से भरेगा। बॉटनी की जो है ना, मॉर्फोलॉजी की ये है, ये फिजियोलॉजी किताब है, ये इसकी किताब है, अलग अलग टॉपिक्स की, ये इसको कहते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जब बाद में जितने जब विकास होता चला गया, नए नए जंतु बनते चले गए, डेवलपमेंट होता चला गया, और इसके बाद ये देखा गया कि ऐसे जैसे यानी एक ही तरह के जंतुओं से 10 तरह के जंतु बन गए, और उनकी आंतरिक संरचना में अंतर आ गया, उनके व्यवहार में अंतर आ गया, उनके कई चीज़ों में यानी क्रियाओं में अंतर आ गया, तब उनको अलग अलग क्लासीफाइड किया गया। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर पहले मुख्य लक्षण देखे, फिर उससे कम लक्षण, फिर उससे कम, फिर उससे कम डेवलप, तो उसमें जो है हमने इसको विभिन्न भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से भाग है क्लासिफिकेशन के? सबसे पहले किसी भी एनिमल और उसको जो है हम प्रभाग में रखते हैं। प्रभाग, किस प्रभाग का जंतु है? अब इसमें लाखों तरह के जंतु आ जाएंगे। डिवीज़न, प्रभाग का मतलब डिवीज़न। दूसरे नंबर पे आएगा संघ। किस संघ? डिवीजन को बांट दिया हमने संघों में कि ये जंतु कितने संघ है। संघ का मतलब फाइलम। तीसरे पे हम संघ के बाद में हम ले आते हैं, अगर उपसंघ हो तो उपसंघ, सब फाइलम। इसके बाद जो है क्लासीफाइड करेंगे और जंतुओं को जैसे जैसे उनकी भिन्नता आती जाएगी उनको अलग अलग बांटते जाएंगे। 100 है, 100 में से हमने ये तो एक से मिल रहा है, इन्हें अलग कर दो, इस 10 अलग कर दो, ये 5 अलग कर दो। इसके अलावा फिर आएगा क्लास। इसके बाद क्लास के बाद सब क्लास, सब क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर, सब ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पेसीज। ये लास्ट जंतु और पौधा होता है, स्पेसीज, जाति जिसे कहते हैं, जाति। जीनस को कहते हैं वंश, जिस वंश का जंतु है। इस वंश में सैकड़ों तरह की जाति हो सकती है। फैमिली कुल, सब ऑर्डर उपगण, ऑर्डर गण, सब क्लास वर्गीकी, वर्ग या वर्गीकी या वर्गी के नाम ले सकते। ये क्लासिफिकेशन का एक सिंपल है। इसके बाद जितने भी एनिमल्स और जूलॉजी में जैसे बॉटनी में जैसे पढ़ रहे हैं हम सारी चीज़ें, इसमें मुख्य बात क्या है, पहले हम मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं किसी भी चीज़ की मॉर्फोलॉजी। आपको मैंने एक पौधा उखाड़ कर दे दिया, इसकी मॉर्फोलॉजी बदला, बड़े वो बाहर से देख के कह दो ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फूल है, ये फल है।
एक शाखा में लगे हुए। तब ये तो मॉर्फोलॉजी होगी। एनाटॉमी सेक्शन था, तब उसकी एनाटॉमी आंतरिक संरचना पूर्ण हुई। ठीक है ना। अब जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इन जूलॉजी या बॉटनी में जब पढ़ते हैं, स्पेशली इन जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की जो है टिपिकल होती है अलग तरह की, उसमें सबसे पहले जैसे तुमने पढ़ा दिया किसी भी चीज़ को जूलॉजी के अंदर कोई भी अलग हर क्लास के अंदर अलग अलग एनिमल्स की स्टडी करवाती है। हायर क्लासेस में मेडिकल साइंस जो होती है अलग, और एक एकेडमिक साइड होती है, BSc MSc कर रहे हैं, उसमें सभी तरह के जंतुओं का अध्ययन, लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर केवल ह्यूमन का सब अध्ययन करते हैं। तो उसके अंदर जो है तमाम अंग होते हैं और अंग तंत्र सिस्टम। अब सिस्टम जो है जैसे कि तुम शुरुआत में पढ़ते चली आई हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये पाचन से संबंधित है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र सिस्टम। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन। पहले सिस्टम सब मालूम होना चाहिए किसी भी एनिमल्स में या उसमें, ये सारी चीज़ें आएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आफ्टर रेस्पिरेटरी देयर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र। ठीक है। इसके अलावा और जो तंत्र आते हैं वो इसमें पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट विकास, डेवलपमेंट, इसको कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट जो कोई डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो अपन को जो है बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। पहले तो ये सवाल ये उठता है। तो तुमने कह दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसको पहले बतलाओ व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डायरेक्ट जो है परिभाषा देने से नोट्स दे देते हैं। उससे पहले बच्चों हमने जो भी खाना खाया, एनिमल्स सभी पोषण करते हैं। पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन साथ उन्होंने किया। हमने हर एनिमल्स में, हम ह्यूमन को लेके चलेंगे, ह्यूमन क्या है जो पोषण क्या क्या खा रहे हैं, दाल है, रोटी है, फलाना सारी चीज़ें। ठीक है। तुमने उन्होंने बता दिया, बता देगा हर स्टूडेंट्स को क्या बतलाइए क्या क्या आप खाने में क्या लेते हैं। तो सब्जियों के नाम बता दे, चाहे वो कुछ भी नाम बता दे, अनाज के, फलाना के, फल के, ये सब, ये सारे के सारे जितने भी पोषक पदार्थ हैं, कौन से न्यूट्रिटिव पोषक पदार्थ, जितने भी पोषक पदार्थ हैं उन सब के अंदर किसी में कम किसी में ज़्यादा, या जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसके अंदर 6 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स। सब भूल जाओ अगर उतनी सारी जो है प्रोटीन वो नाज हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट में रखें। दाल है, हरी सब्जी वगैरह प्रोटीन, नाज में भी प्रोटीन होती है, ऐसी बात नहीं होती। और एक है वसा, फैट को क्या कह देते हैं, लिपिड। इसके अलावा क्या है साहब, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम वगैरह 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 सारी चीज़ें, और H2O जल। एक्चुअली में क्या होता है कि ये तंत्र जो पाचन तंत्र है, क्या मतलब पाचन, अब ये करता क्या है ये सब तंत्र, इतने सारे अंग पढ़ लेंगे सारे,
आमाशय है, यूसुफ वगैरह, ये आयत वगैरह सब मिलाकर इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि इनके बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करना, ये होता है। और इसके बाद छोटे छोटे अणुओं में जब विभाजित कर देंगे तो मालूम कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेंगे? ग्लूकोज या स्टार्च, कुछ समझ लो। इस साथ प्रोटीन से क्या बनेगा? लास्ट में पाचन हो जाने, कंप्लीट हो जाने के बाद वो बड़े अणुओं को, एक पत्थर इतना बड़ा है, तोड़ा, इतना रह दिया, फिर इतना रह दिया, फिर इतना रह दिया, फिर बारीक पीस दिया। उसकी लास्ट स्टेज क्या होगी पिसाई की? अमीनो अमीन। हमेशा जितनी भी प्रोटीन होगी इसे उसमें अमीनो एसिड्स बनेगा। फैट्स के अंदर फैटी एसिड बनेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। विटामिन का कोई पाचन नहीं होता, मिनरल्स का कोई पाचन नहीं होता, जल का कोई पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी की इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने ये बताई है कि हर तंत्र को आप जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले इसको अपन पाचन तंत्र शुरू कर देते हैं। देखो साहब, इसमें भोजन का पाचन होता है, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। और इसमें ये अंग है, अपन क्या बता दिया? मुख बता दिया, दांत बता दिए, जीभ बता दी, ग्रसनी बता दी, ग्रसका बता दी, और ये सब बताते चले गए। आमाशय है, फिर ये ग्रहणी है, फलाना है, ये सब है। लेकिन हम ये कहेंगे हर एक, अब जब स्टार्ट करेंगे ना तो पहले तो हमें ये समझा देना है उनको, ये ज़रूरी है कि ये है भाई, इनसे निपटना पड़ेगा इनको सभी को। और इन सभी से निपटने के लिए ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम इसको अप्लाई होती है, इसमें होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो अलग है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह की स्टडी वो अलग होती है। सबसे पहले व्हाट इज द बायोलॉजी है? व्हाट इज द बायोलॉजी? क्या चीज़? बायोलॉजी क्या है? बच्चे को ये पता होना चाहिए बायोलॉजी। वो ये नहीं मालूम। हाँ, बट बायोलॉजी यार, स्टडी क्या कर रहा है वो क्या हम बायोलॉजी के ये तंत्र बतला दिए। एनिमल्स इसकी स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं? सर मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी करेंगे, इसकी भ्रूण की, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बीज कैसे बनता है, ये सारी चीज़। एनिमल्स और उनकी जो है बच्चे जो पौधों को जो समझते हैं बिल्कुल अलग है। ये सारी क्रिया एक सी सेम रहता है। सेम। तो अब इस तरह से हमको ये समझाना पड़ेगा किसी भी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम तुमने बड़े आराम से पढ़ा दिया था, हार्ट है, ये फलाना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या भैया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है भैया? नथिंग। बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सबस्टांस है, पदार्थ, उसको हमें इस जगह तक पहुंचाना है। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए काय में ले जाओगे, ट्रक में ले जाओगे, कार में ले जाओगे, काय में ले जाओगे? तो वहाँ एक परिवहन बदलाया, जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट बदलाया कि उन्होंने कहा साहब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे हम इसको, ट्रैक्टर बहुत सही से ले लेंगे। तो भाई उससे क्या पता, इसमें चल नहीं सकता। तो फिर क्या कि सरता बहा दो, सरता कहते हैं नदी से, समझे? सरता बहा दो साहब, उसके अंदर ये दिया कि जहाँ जहाँ हो गए वहाँ पहुँच जाएंगे, समझे? इट मीन्स ब्लड के द्वारा। अब किसी भी उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ शरीर में उत्पन्न जितने भी पदार्थ हैं उनको एक अंग से दूसरे अंग तक या कहीं तक पहुंचाने के लिए उनको जो है एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। और वो माध्यम ज़्यादातर ब्लड बनता है या कोई अन्य या जल बनता है। अब वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये सारा जब स्टडी करेंगे, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और इस ह्यूमन के अंदर परिसंचरण तंत्र पढ़ा है तो उसमें सबसे पहली चीज़ पढ़नी पड़ेगी हमको, यार व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? सबसे पहले हम तो यार, अच्छा ब्लड पूरे शरीर में बहता है? हाँ जी, पूरे शरीर में बहता है। काय में बहता है? नलियों में, ट्यूब्स में। अरे भाई ट्यूब्स में बहता है, क्या कहते हैं ट्यूब्स को? इनको यार दो तरह की ट्यूब होती है,
पूरी नलका है हमारे शरीर में फैली हुई है 2 तरह की। ये जो है कहाँ से है? हमको जो है हम पानी भरते हैं, मोटर लगा देते हैं, मोटर से वो पंप कर रहा है पानी को ऊपर। ऊपर हमारे 10 कमरे हैं और 10 में सब में अलग अलग टंकी लगी हुई है और 10 में हमने अपने अपने सिस्टम पंप पहुँचा दिया। अब यहाँ से जाएगा, है ना, टैंक से। फोर्स कौन कर रहा है? वो मोटर कर रही है उसको आगे तक ढकेलने का काम। यहाँ पर मोटर का काम कौन करेगा? हार्ट। ये है हार्ट। ये जो है पंप करता है पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचा दूँ, जब भी तो पूरे शरीर की हर एक अंग और कोशिकाओं में जब कहीं जाकर ये ब्लड जो है उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थों को पहुंचा पाएगा। ये है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। अब यहाँ भी उन्होंने कहा कि ये हार्ट से जितनी भी 2 तरह की नलिकाएं निकलती हैं साहब हार्ट से। एक तो हार्ट से निकल के जाती हैं, एक हार्ट के अंदर आती हैं। उसको आर्टरी और वेन कहते हैं। आर्टरी और वेन। हार्ट से जितनी भी निकल के जाएंगी दैट इज कॉल्ड आर्टरी। और इसमें आर्टरी में ज़्यादातर वेन 99% आर्टरीज के अंदर 99% आर्टरीज 2 को छोड़कर इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुम कहो साहब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब? जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, वो दूसरी भाषा में हम उसको कह देते हैं शुद्ध रक्त। अब शुद्ध में कोई हमने कोई बात को फाइन कर दी, छाना थोड़ी है, शुद्ध रक्त कह दिया। शुद्ध रक्त की परिभाषा यही है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत रक्त, या जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। दूसरी वेन, जिसमें CO2 की मात्रा इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन फिर भी इसमें होगी वेन के अंदर, लेकिन उसमें जो है इन कंपैरिजन अनुपयोगी पदार्थ के रूप में CO2। ठीक है, ये 2 तरह की नलिकाएं निकलती हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी चली गई सीधी अंगों में, ऑर्गन में, और ऑर्गन के अंदर CO2 बनी। तो सब लोग कहेंगे सर अंगों में अगर CO2 क्यों बनी सर? का फैक्ट्री है वहाँ? उसमें कोई फैक्ट्री है क्या? ये नहीं सर, फैक्ट्री नहीं है। हर एक अंग और हर एक सेल के अंदर, अंग काय का बना है? सेल का। ठीक है, ब्लड के द्वारा ही ग्लूकोज पहुंच गया। क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। इधर जो है रेस्पिरेशन से क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। यहाँ पर क्रिया होती है, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। और इसका अंत क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, जो सेल हर एक सेल में हो रहा है, रेस्पिरेशन का अंत क्या होता है? ऊर्जा का बनना, ATP फॉर्मेशन। और क्या बनता है साहब इसमें? और ये बनती है। अब ये हो गई अनुपयोगी, और ATP तो वहीं पर फिक्स हो गया, पैकेट बन गए साहब। ATP के पैकेट है ये ऊर्जा के। जब भी ये काम करेगी सेल तो ऊर्जा चाहिएगी। तो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? पाचन तंत्र से आई हुई ग्लूकोज से। समझे? ग्लूकोज क्या हुआ? फ्यूल, ईंधन। ऑक्सीजन आग जलाने के लिए हवा करते हैं, तो CO2 उत्पन्न हुई। इसलिए हर एक के अंदर CO2 उत्पन्न होती है। ये CO2 वेन के अंदर, वेन में बह रहा है। क्या बह रहा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध काय कह दिया, वो CO2 में आगे वो अशुद्ध हो गया, या अनाक्सीकृत, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरी भाषा में, छोटी भाषा में अशुद्ध रक्त। वो वेन के द्वारा आया और वेन के द्वारा हार्ट में पहुंच गया। ठीक है, अब आया हम हार्ट क्या है, तुम जो कल बता रही थी। जब हार्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, अब हम हार्ट को पढ़ाना शुरू करेंगे।
यहाँ भी एक बात और बता दें कि ये जो 2 ट्यूब्स हैं इसमें बहता है। कुछ एनिमल्स जो नॉन कोऑर्डिनेट्स के हैं वो ऐसे भी हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स के एनिमल, जिसके अंदर ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड नलियों में नहीं बहता, अच्छा। डायरेक्ट गुहा में भर गया, हम क्या हमारे पेट में भर गया, समझे, हमारे पेट में भर गया ब्लड। तो हमारे पेट में जो भर गया इसको हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। जो नलियों में से वेन आर्टरी नहीं है उसमें, इसको हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। और जो नलियों में बहेगा उसको क्लोज्ड। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर ओपन टाइप, जितने भी इंसेक्ट है, कीट है, जितने भी मच्छर वगैरह, ये सब इन सब में ओपन ओपन। क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब ट्यूब्स में बहेगा ब्लड, आर्टरी और वेन से बाहर नहीं निकलेगा। किताबों में सबब में ये लिखा होता है बाकायदा, ये वाली आर्टरी जा रही है, ये किडनी में रक्त डालती है। हम सब लोग जो है, हमने खुद जो है पढ़ता था, 11वीं में समझते थे, टीचर पढ़ाते हैं कि जाके किडनी भर गया। ये ट्यूब गई आर्टरी पर किडनी को भर दिया, इसने कहा फलाने अंग को भर दिया। निकलता नहीं है, ट्यूब में से बाहर नहीं निकलता, ब्लड आर्टरी में से बाहर नहीं निकलेगा। तो तुमको साहब फिर का मतलब है, फिर मतलब ये है कि हार्ट में से ब्लड गया, ब्लड के अंदर जो चीज़ पहुंचानी है ब्लड के द्वारा, जहाँ पर ऑर्गन में या सेल्स के अंदर पहुंचानी है, चाहे वो उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी हो, ठीक है, वो ब्लड जो है इसके अंदर इस सब का वहाँ पर पहुँच जाएगा सेल्स में, ठीक है। किसके द्वारा पहुँचा? आर्टरी की, धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो यहाँ साहब ये आर्टरी घुस गई, ये आर्टरी। इसके बाद क्या होगा? आर्टरी के छोटी छोटी शाखाएं होंगी, ठीक है। एट्रियोल्स बोलते हैं उनको, छोटी शाखाओं को एट्रियोल्स। फिर क्या होगा? इन एट्रियोल में से भी और छोटी छोटी शाखाएं निकली रहेंगी, इनको कहेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज या केशिका कहते हैं, केशिका है, कोशिका नहीं, केशिका। तो व्हाट आर कैपिलरीज? दीज आर द माइन्यूट ट्यूब्यूल्स विच अराइज फ्रॉम द एट्रियोल्स और आर्टरी, ठीक है। अब इसमें से ये आया ब्लड जो है उपयोगी पदार्थ, ऑक्सीजन वगैरह, इसमें से डिफ्यूजन के द्वारा विसरण क्रिया होती है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, विसरण के द्वारा वो इसके अंदर आ गई, सेल्स के अंदर उपयोगी। अब अनुपयोगी जो होगी वो क्या मतलब आया, उपयोगी में गई। ये जो कैपिलरीज आई है ना, ये कैपिलरीज, इसी में से अंग में से एक ट्यूब और निकलेगी, रक्त लाने वाली, रक्त ले जाने वाली, इसको वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन या शिरा। इसमें से ही वो छोटी छोटी सी ट्यूब निकलेंगी, इनको शिरकाएं कहेंगी, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। उसमें से भी छोटी छोटी कैपिलरीज निकलेंगी, आर्टरी की और इन दोनों कैपिलरीज में मिल जाती है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ आकर आया, इसमें से उपयोग निकल के आगे में आ गए, और जो